नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के ड्रोन स्टार्टअप लगातार अब ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस के तौर पर भारतीय आर्म फोर्सेस को एक बड़ी टेक्टिकल बढ़त देंगे। ऐसे में इंडियन ड्रोन स्टार्टअप वीयू डायनामिक्स ने अपने दो नए लॉइटरिंग म्यूनिशन APJ C100 और APJ C40 लॉइटरिंग म्यूनिशन का अनावरण किया है। ये मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV लंबी दूरी की यानी कि लॉन्ग रेंज के रिकॉनेसेंस और अटैक मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। APJ C100 100 किलोमीटर की इसकी जबरदस्त रेंज है और 50 मिनट का इसका इंड्योरेंस टाइम है। बता दें कि इसकी ये जो विस्तारित पहुंच है यानी कि एक्सटेंडेड रीच है, इसे दुश्मनों की सीमा के काफी पीछे स्थित लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देगी। ये 6 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है जो कि अपने आकार के हिसाब से एक महत्वपूर्ण मारक क्षमता प्रदान करेगा। APJ C100 ये 4 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है जो कि निगरानी और अटैक दोनों के लिए भारतीय आर्म फोर्सेस की बड़ी मदद करेगा। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि मैंने बताया, इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, इंड्योरेंस टाइम 50 मिनट का है, वॉरहेड 6 किलोग्राम का ले जा सकता है, अधिकतम ये 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 20.5 ग्राम का, क्रूज स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। इसका RF कम्युनिकेशन रेडियस है 100 किलोमीटर का, डायमीटर है 180 mm का, स्पैन है 2 मीटर का और लंबाई है 1.8 मीटर की। दोस्तों इसके अलावा जो APJ C40 है उसकी रेंज 40 किलोमीटर है, ये 30 मिनट तक का इसका इंड्योरेंस टाइम है और ये युद्ध के मैदान में टैक्टिकल ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और ये 2 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि इसकी रेंज मैंने बताया कि 40 किलोमीटर है, इंड्योरेंस टाइम 30 मिनट का है, वॉरहेड 2 किलोग्राम का ले जा सकता है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड इसका भी 4 किलोमीटर का है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका 8.5 किलोग्राम का। इसकी क्रूजिंग स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। RF कम्युनिकेशन रेडियस है 30 किलोमीटर का, डायमीटर है 130 mm का, स्पैन है 1.4 मीटर का, लेंथ है 1.2 मीटर की। और ये दोनों ही दोस्तों जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं ये अलग अलग मिशन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अपनी विस्तारित रेंज, मारक क्षमता और गतिशीलता के साथ ये UAV आधुनिक युद्ध के लिए एक शक्तिशाली सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि विमान 2025 के अंत तक अपनी पहली फ्लाइट करने को तैयार होगा। 17.5 टन वजनी ये तकनीकी रूप से उन्नत विमान भारत की एरोस्पेस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व भी करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि तेजस मार्क 2 के लिए जो इनिशियल प्लान है वो करीबन 108 यूनिट तक जा सकता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि यह संख्या 200 तक जा सकती है। 2030 के अंत में इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। विंग असेंबली पूरी होने के साथ HAL को जेट असेंबली 2024 के अंत में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में पहली उड़ान का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। 17.5 टन का ये एयरक्राफ्ट भारी पेलोड क्षमता वाला होगा जिससे कि यह अधिक हथियार और उपकरण अपने साथ कैरी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है और कहा जा रहा है कि इसमें एक इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर होगा यानी कि इंटीग्रेटेड बोर्डिंग सीढ़ी इसमें लगाई जाएगी। और इस तरीके के जो इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर्स हैं वो राफेल फाइटर जेट और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट में पाए जाते हैं। हालांकि ये एक माइनर डिटेल होती है। आपको बता दें कि ये जो इंटीग्रेटेड लैडर्स हैं वो कई तरीके के फायदे AMCA फाइटर जेट को देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट लो रडार ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ आते हैं यानी कि इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है और विमान के फ्यूजलाज से निकलने वाली कोई भी चीज इसके रडार सिग्नेचर को बढ़ा सकती है। बता दें कि अभी तक जो पारंपरिक रूप से रिट्रैक्टेबल बोर्डिंग लैडर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक बल्कि यानी कि एक भारी एलिमेंट्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट की रडार ऑब्जर्वेंट जो कॉन्टूर्स और स्मूथनेस है उसे बाधित करते हैं। और ये जो लैडर्स हैं इनके फ्यूजलाज से इंटीग्रेटेड हो जाने के बाद इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती है और AMC की जो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो बनी रहती है। जो प्राइमरी एडवांटेज है इस इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर का वो ये है कि इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। बता दें कि विमान के डिजाइन के साथ सीधे इन बोर्डिंग लैडर्स को शामिल करने से AMCA जो फाइटर जेट है वो और ज्यादा सुव्यवस्थित हो जाएगा और इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो जाएगा ताकि तेजी से इनकी तैनाती सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा ये जो इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर्स हैं एयर क्रू के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा भी प्रदान करते हैं। अत्यधिक यानी कि हाई स्ट्रेस सिचुएशन में दोस्तों जैसे कि आपातकालीन लैंडिंग या तेजी से एग्जिट करना हो, कॉकपिट तक त्वरित और निर्बाध पहुंच जीवन और मौत का मामला हो सकती है। ऑन बोर्ड ये जो सीढ़ियां हैं यानी कि लैडर्स हैं
इसकी उपस्थिति से पायलटों को भारी समर्थन पर भरोसा किए बिना तेजी से विमान से बाहर निकालने या फिर प्रवेश करने में आसानी होगी, जिससे कि उनकी सर्वाइबिलिटी और मिशन इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि इन बोर्डिंग सीढ़ियों का इंटीग्रेशन AMCA के स्टेल्थ क्षमताओं में योगदान देगा। हालांकि इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ कमियां भी है, क्योंकि सीढ़ी को यानी कि लेडर्स को फ्यूजलाज से इंटीग्रेट करने से वापस लेने योग्य डिजाइन की तुलना में यानी कि रिट्रैक्टेबल डिजाइन की तुलना में वजन और जटिलताएं बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त मॉड्यूलर यूनिट की तुलना में डैमेज्ड लेडर्स यानी कि क्षतिग्रस्त जो सीढ़ी हैं उनकी मरम्मत में अधिक समय लग सकता है। हालांकि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसके फायदे ज्यादा हैं और कमियां कम है, क्योंकि F-35 और फ्रेंच के राफेल M में ये सब विशेषताएं हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का आने वाला तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम अपने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के लिए उड़ान परीक्षणों की योजना तैयार कर रहा है। टेंडर डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि HAL इन महत्वपूर्ण परीक्षणों के लिए तैयारी कर रहा है। DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया IRST सिस्टम तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। दस्तावेजों में हिंट दिया गया है कि 2 फेज फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम इसके लिए किया जाएगा और शुरुआती चरण में IRST सिस्टम को हॉकर 800 विमान में इंटीग्रेट किया जाएगा। यह मध्यम आकार का ट्विन जेट पहले ही उत्तम ISR रडार और अन्य महत्वपूर्ण तेजस MKI टेक्नोलॉजी के लिए एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर चुका है। आपको बता दें कि हॉकर 800 में IRST परीक्षणों से तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप में इसे इंटीग्रेट करने से पहले इस सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। बता दें कि IRST सिस्टम लगने से तेजस मार्क 2 को कई तरीके के फायदे मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने फ्रंटलाइन फाइटर जेट रफाल और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चीनू के लिए अब लोकल स्तर पर कुछ कंपोनेंट्स को खरीदने की एक प्रक्रिया शुरू की है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के चंडीगढ़ स्थित 3 बेस्ड रिपेयर डिपो के साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की एक मीटिंग होने वाली है, जो कि अगले महीने होगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना उद्योगों को यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कुछ चुनिंदा वस्तुओं की लिस्ट प्रदान कर चुकी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पूछा है कि क्या कोई भारत में इनका उत्पादन कर सकता है। दरअसल इस लिस्ट में अधिकांश आइटमों में वे हिस्से शामिल है जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद चेंज किया जाता है, और वे इंजन या फिर ऑनबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाते हैं। कुछ अन्य सहायक उपकरण जो कि ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने राफेल के लिए 52 जो पार्ट्स हैं उनकी लिस्ट प्रदान की है। इसके अलावा चीनू के मामले में भारतीय वायुसेना ने 27 पार्ट्स इसमें शामिल किए हैं, जिन्हें कि भारतीय उद्योगों के द्वारा तैयार किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, स्पेसिफिकेशन तो इंडियन एयरफोर्स की बिल्कुल वही है, यानी कि डैसॉल्ट और चीनू के मामले में जो उनके ओरिजिनल पैरामीटर्स हैं उनसे ये मेल खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लोकल बना के दे दिया और बाद में वो चले ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है और आगे भी इसमें बड़ी वृद्धि होने वाली है। 2023 और 24 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा योगदान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का है। नौसेना और तटरक्षक बल के लिए जहाजों का निर्यात कुल डिफेंस एक्सपोर्ट का लगभग 61% है, और ये जहाज निर्माण और नौसेना आर्किटेक्चर में भारत की क्षमताओं को उजागर भी करता है। जबकि शिप्स यानी कि जहाज जो हैं वो प्रमुख यानी कि डोमिनेटिंग कैटेगरी बनी हुई है, और भारत के रक्षा उपकरणों की ये एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात भी कर रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत का ध्यान रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 12 अप्रैल 2024 को ओकिनावा डिफेंस ब्यूरो द्वारा यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट से जुड़ी एक दुर्घटना के बारे में जानकारी सामने आई। ये घटना जापानी द्वीप ओकिनावा के एक बेस पर घटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-22 को खींचे जाने के दौरान इसके लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई। हालांकि ये समस्या क्यों आई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई, और आप सब जानते हैं कि F-22 रैप्टर हाईली सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, और ये अपने स्टेल्थ क्षमताओं और एडवांस एवियोनिक्स के लिए भी जाना जाता है। लैंडिंग गियर की खराबी किसी भी विमान के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होता है। दोस्तों, इस घटना के विशिष्ट विवरणों की जांच अभी अमेरिकी वायुसेना के द्वारा की जा रही है। लैंडिंग गियर मुद्दे के अलावा किसी भी चोट या फिर महत्वपूर्ण क्षति की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अधिक जानकारी उपलब्ध होने के बाद हम आपको आगे अपडेट भी कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन जंग में टोड आर्टिलरी गन की कुछ कमजोरियां सामने आई है। हालांकि भारतीय सेना ने भी कुछ इंटरनल स्टडी की थी माउंटेड गन सिस्टम और टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर।
जिसमें बताया गया है कि माउंटेड गन सिस्टम अपने बड़े आकार और पहचान में आसानी की वजह से अधिक असुरक्षित है। और अध्ययन से यह पता चला है कि टोवर्ड गन्स जो है वो खास करके माउंटेड गन सिस्टम की तुलना में बड़ा फायदा देती हैं। दरअसल टोवर्ड गन का जो फुटप्रिंट है वो छोटा होता है और इन्हें आसानी से छिपाया जा सकता है, जिससे कि इन्हें निशाना बनाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा उन्हें फायरिंग स्थितियों के बीच जल्दी से स्थानांतरित भी किया जा सकता है, जिससे कि काउंटर बैटरी फायर का खतरा कम हो जाता है। यही नहीं, रक्षात्मक स्थिति यानी कि डिफेंसिव क्षमता में इनकी नियुक्ति दुश्मन के लक्ष्यीकरण प्रयासों को और अधिक जटिल बना सकती है। इसके अलावा माउंटेड गन सिस्टम की तुलना में इनकी खरीद लागत 20 से 30% कम होती है। बता दें कि M777 जो टोड हावित्जर्स हैं, उन्होंने यूक्रेन युद्ध में अपनी प्रभावशीलता को साबित कर दिया। यह हल्की और अधिक मोबाइल गन सिस्टम भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर कमान ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास अपनी कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग की है, जिन्हें कि जमीन या फिर स्टैंड पर लगाकर या फिर टैंक या BMP गाड़ियों पर तैनात किया जा सकता है। ये फायरिंग बिल्कुल चाइना सीमा के पास की गई है। मैं आपको बता दूं कि BDL कंपनी इन कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइलों को लाइसेंस के तहत देश में बनाती है, जिसके लिए भारत की रशिया के साथ डील हुई थी। और ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। ये किसी भी बख्तरबंद वाहन या फिर किसी भी टैंक को पल भर में खत्म कर सकती है। इसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों आज 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए बाकायदा HAL को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक टेंडर भी जारी किया गया है। ये भारत सरकार की ओर से अब तक का स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का बड़ा ऑर्डर है। बता दें कि HAL को इस टेंडर का जवाब देने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में 65% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है कि TED-BF जो भारतीय नौसेना के लिए बनने वाला है वो ज़्यादा अफोर्डेबल ऑपरेट और आसानी से मेंटेनेंस किया जा सकेगा बजाय AMCA के नेवल वेरिएंट की तुलना में। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि जो नेवल वेरिएंट वाला AMCA फाइटर जेट होगा वो 30% ज़्यादा महंगा होगा इंडियन एयरफोर्स के AMCA वेरिएंट से, क्योंकि इसमें कुछ यूनिक डिमांड होगी कैरियर ऑपरेशन के लिए, जैसे कि फ्रिक्वेंटली डेक लैंडिंग के दौरान जो नेवल AMC है उसकी स्टेल्थ कोटिंग को डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इसमें इंस्पेक्शन और रिपेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, 45 यूनिट्स ले जाने वाला जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो केवल 22 ही मिशन रेडी जो एयरक्राफ्ट हैं AMCA के नेवल वेरिएंट वाले उन्हें ही ऑपरेट कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तुर्की इराकी कुर्दिस्तान में कुर्द बलों के खिलाफ एक सैन्य हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पहले ही कुर्द लड़ाकों को हमेशा के लिए खत्म करने की भी कसम खाई है। यही नहीं, उसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सीरियाई क्षेत्र में 40 किलोमीटर तक का एक सुरक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने के लिए अपनी बात को भी दोहराया, जो कि इस क्षेत्र पर तुर्की के मौजूदा कब्जे को और मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तुर्की के द्वारा S-400 को तैनात किया जाना गाजा में जिस तरीके की जंग हो रही है और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग की स्थिति बनी हुई है उससे तो जुड़ी हुई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने आखिरकार अपनी सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल ONX को बदलकर इसे एक ग्राउंड अटैक रोल के लिए तैयार कर दिया है। पहले ये सिर्फ एक समुद्री युद्धपोत से इस्तेमाल की जा सकती थी, यानी कि रशिया ने एक अपनी नई परमाणु मिसाइल बनाई है जिसकी स्पीड ब्रह्मोस जैसी होगी और इसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद टारगेट्स को हिट करने के लिए किया जाएगा। पहले यह मिसाइल K300P बेस्टियन P कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा रही थी और अब इसमें रशिया ने एक नया एक्टिव सीकर हेड लगाया है, यानी कि यह मिसाइल जमीनी टारगेट के साथ साथ हवाई टारगेट्स को भी खत्म कर सकती है। और रशिया ने इस मिसाइल को क्रीमिया में डिप्लॉय कर दिया है। टारगेट की तरफ बढ़ते समय हर फेज में इसकी जो स्पीड है वो हाई सुपरसोनिक होती है और इस मिसाइल के हवाई, जमीनी और पानी से दागने वाले वेरिएंट मौजूद हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि सभी भारतीयों को अगली सूचना तक इजराइल और ईरान की यात्रा ना करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों, हो सकता है कि जंग हो सकती है, क्योंकि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है और अगर ये होता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी जंग की तैयारी कर रहा है
और अमेरिका इसराइल के साथ यहाँ पर खड़ा है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो आने वाले समय में पता चलेंगी कि आखिर ये क्या सिनेरियो है और कौन ये सब करवा रहा है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।